This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमने इससे पहले के तमाम असबाक और नज़में पढ़ लिया है। अगर आपने उनको नहीं समझा है तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप उन असबाक और नज़मों को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन भी चेक किया कीजिए, उसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ। और हमारे वेबसाइट पर जो टैब है 9th और 10th का, वहाँ पर भी आप विज़िट करते रहा करें। वहाँ पर भी मैं अपडेट देता हूँ। A to Z सिलेबस वहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर वहाँ पर अवेलेबल है। अब वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे पेपर आते हैं बोर्ड्स के, किस तरह का पूछा जाता है, ऐसे सैंपल के लिए 5-5 साल के पेपर वहाँ पर दिए गए हैं, साथ में उसके जवाबात भी दिए गए हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक है पाठ क्रमांक 12 मोर, ये वाला। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है मोर। यहाँ से हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून आपण त्यांचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला है। पेश किए गए सबक में मुसन्निफ ने जंगली जानवर ये हमारी कौमी जायदाद है, इसलिए उनकी हिफाजत हमें करना चाहिए, ऐसा मैसेज दिया है। प्रस्तुत यानी पेश किए गए, वन्य यानी जंगली, पशु पक्षी यानी जानवर, राष्ट्रीय संपत्ति यानी कौमी जायदाद, संरक्षण यानी हिफाजत, संदेश यानी मैसेज। जिन बच्चों को वर्ड्स मीनिंग लिखना है और लिखना भी चाहिए, वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं स्लोली अगर आपको पढ़ाऊँगा तो जो बच्चों को थोड़ी मराठी अच्छी आती है वो लोग बोर हो जाएंगे। मुझे सबका ख्याल रखना है, इसलिए अगर आपको वर्ड्स मीनिंग लिखना है, जो बच्चों को वर्ड्स मीनिंग इसके मालूम नहीं है वो लिख ले, वो अपने वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो पेश किए गए सबक में शायर लेखक ने यानी मुसन्निफ ने जंगली जानवर हमारी कौमी जायदाद है और उसकी हिफाजत हमें करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है। तसेच मोर या पक्ष्यास राष्ट्रीय पक्षी हा किताब कसा मिळाला या मागील इतिहास उलगडून दाखवला है। उसी तरह से मोर ये कौमी परिंदा का खिताब कैसे उसने हासिल किया, इसके पीछे की तारीख उन्होंने खोल कर दिखाई है। तसेच यानी उसी तरह से, राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा, किताब यानी खिताब, या मागील इसके पीछे, इतिहास यानी तारीख, उलगडून यानी खोल कर दिखाया है। इसी के साथ साथ उन्होंने मोर के पीछे कौमी परिंदा वो कैसे मिला उसको खिताब, इसके पीछे का इतिहास यानी तारीख उन्होंने खोल कर दिखाई है इस सबक में। तो हम सबक को शुरू करते हैं। ये हमारा सबक का पहला पैराग्राफ है। आपल्या देशात हजारो पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला, अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल। आपल्या देशात हजारों पक्षी असताना, हमारे देश में हजारों परिंदे रहते हुए भी, पक्षी यानी परिंदा, आपल्या यानी हमारे देश में हजारों परिंदे रहते हुए भी पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला। परिंदों का राजा का इंतखाब होने की इज्जत मोर को ही क्यों मिली। का यानी क्यों, मान यानी इज्जत, निवड यानी इंतखाब, पक्ष्यांचा राजा यानी परिंदों का राजा। तो परिंदों का राजा होने का, इंतखाब होने की इज्जत मोर को ही क्यों मिली, अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल। ऐसी शंका यानी शक व शुबा बहुत सारों के दिलों में आई होगी। अशी यानी ऐसी, शंका यानी शक व शुबा, मनात यानी दिल में, असेल यानी होंगी,
तो मोर को ही क्यों इज्जत मिली, ऐसी शक व शुबा बहुत सारों के दिल में आई होगी। राष्ट्रीय पक्षी म्हणून भारत सरकारने मोर या पक्षाला मान्यता दिली। राष्ट्रीय यानी कौमी, पक्षी यानी परिंदा, भारत सरकार, मान्यता यानी मंजूरी। तो कौमी परिंदा बोलकर भारत सरकार ने मोर को ही मंजूरी दी, या मागे थोड़ा सा इतिहास आए। इसके पीछे कुछ तारीख है। जो भारत सरकार ने मोर को कौमी परिंदे का खिताब दिया, मंजूरी दी, इसके पीछे कुछ तारीख है। या मागे यानी इसके पीछे इतिहास यानी तारीख। काही वर्षापूर्वी जापान देशातील टोकियो शहरात पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते। अब इसको समझेंगे। काही वर्षापूर्वी जापान देशातील टोकियो या शहरात, कुछ साल पहले जापान के टोकियो शहर में पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी, परिंदों की हिफाजत के एतबार से मुतालिक सोच व फिक्र करने के लिए जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते। देश में के सभी देश के नुमाइंदे जमा हुए थे। इसका मतलब मैं तुमको फिर से समझाता हूँ कि कुछ साल पहले जापान के टोक्यो शहर में परिंदों की हिफाजत के मुताल्लिक़ ख्याल फ़िक्र करने के लिए पूरी दुनिया के सभी देशों के नुमाइंदे जमा हुए थे। परिंदे प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, ठीक है, नुमाइंदे जमा हुए थे जापान के टोक्यो शहर में। या प्रतिनिधींच्या सभेत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी पसंत करून त्याला राष्ट्रीय पक्षी, पक्ष्यांचा राजा असा मान द्यावा, असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले। या प्रतिनिधींच्या सभेत, इन नुमाइंदों के इजलास में, प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, सभेत यानी इजलास में, सभा यानी इजलास। तो इन नुमाइंदों के इजलास में प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील, हर देश ने अपने अपने देश में के, प्रत्येक यानी हर, देशातील यानी देश में के, तो दुनिया के हर देश में अपने अपने देश में के एक विशिष्ट पक्षी पसंद करून, एक ख़ास परिंदा पसंद करके त्याला राष्ट्रीय पक्षी, उसको राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा यानी पक्ष्यांचा राजा असा मान द्यावे, असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले। अब जो नुमाइंदे उस इजलास में जमा हुए थे, उन तमाम देशों ने अपने देश का एक ख़ास परिंदा पसंद करके उसको कौमी परिंदे का खिताब दिया जाए, ऐसा सबकी इजाज़त से तय हुआ। जो लोग उस इजलास में तय हुए थे ना, वो इजलास किस चीज़ का था? परिंदों की हिफाजत से मुताल्लिक़ सोच फ़िक्र का इजलास था। वहाँ पर यह तय हुआ कि भाई सब देश जाएंगे, अपने अपने देश में का एक ख़ास परिंदा मुंतखब करेंगे और उसको परिंदों का एक राजा बताएंगे। ये सब की इजाज़त के साथ तय हुआ। अब थर्ड पैराग्राफ, या सूचनेचा उद्देश असा होता की, या सूचनेचा, सूचना यानी हिदायत, उद्देश्य यानी मकसद, इन हिदायतों का मकसद ये था कि, या ऐसा था कि वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ति आहे। जो जंगली जानवर है वो हमारा कौमी जायदाद है। वन्य यानी होता है जंगली, पशु पक्षी यानी जानवर, राष्ट्रीय यानी कौमी, संपत्ति यानी जायदाद। तो जो जंगली जानवर है वो हमारी कौमी जायदाद है, ये उसका मकसद था। तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष वेधावे और उसकी हिफाजत के लिए आम जनता का
ख्याल खींचा जाए, ये उसका मकसद था। किस चीज़ का मकसद था? कि हर देश ने अपने अपने देश में जाकर एक ख़ास परिंदे का इंतखाब करके उसको कौमी राजा मुंतखब करना। उसके पीछे ये मकसद था कि आम जनता का ख्याल खींचा जाए परिंदों की तरफ, रक्षणा कड़े यानी उनकी हिफाजत की तरफ, लक्ष्य यानी ख्याल, वेधावे यानी खींचा जाए, तो आम जनता का ख्याल उनकी हिफाजत की तरफ खींचा जाए। या सूचनेप्रमाणे सरकारने वन्य पशु पक्षींचे रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या प्रश्नांचा सांगोपांग विचार केला। यहाँ तक हमने पढ़े, इसको समझेंगे। या सूचनेप्रमाणे सरकार ने, इसी हिदायत के मुताबिक सरकार ने, सूचनेप्रमाणे यानी हिदायत के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक सरकार ने वन्य पशूंचे रक्षण करण्यासाठी, जंगली जानवरों की हिफाजत करने के लिए नेमलेल्या समितीने, मुंतखब किए हुए समिति ने या प्रश्नांचा, इन सवालों का सांगोपांग चारों तरफ से विचार केला यानी सोच व फिक्र की। सूचनाप्रमाणे हिदायत के मुताबिक, रक्षण यानी हिफाजत, करण्यासाठी यानी करने के लिए, प्रश्न यानी सवाल, सांगोपांग यानी हर तरह से, विचार यानी ख्याल। तो क्या बोल रहे हैं वो कि इन हिदायत के मुताबिक भारत सरकार ने पशु पक्षी यानी जंगली जानवरों की हिफाजत करने के लिए जो समिति का इंतखाब किया था, अपॉइंटमेंट किया था, वो उन्होंने इन तमाम सवालों का चारों तरफ से ख्याल किया, सोचो फिक्र की। प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मांगवेले, हर रियासत का एक रिमार्क, ख्याल मांगा गया। राज्य यानी रियासत, अभिप्राय यानी रिमार्क, ख्याल मंगवाना। हर रियासत से अपना अपना ख्याल मंगवाया गया। वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले, साथ साथ अखबारों से भी ख्यालात मंगवाए गए। वृत्तपत्र यानी ये वाला, इसका मतलब होता है अखबार, न्यूज़पेपर। याद रखो, अगले सबक में भी बहुत मर्तबा ये लफ्ज़ आया हुआ है। वृत्तपत्र यानी न्यूज़पेपर। अभिप्राय यानी ख्याल मंगवाना, इसको इंग्लिश में लिखिए आप रीमार्क, REMARK, रिमार्क मंगवाना। तो स्टेट से तो उनके ख्यालात मंगवाए गए, अखबारों के ज़रिए भी लोगों के ख्यालात मंगवाए गए आणि अशा रीतीने अनेक पक्षांची नावे राजेपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली और इस तरह से बहुत सारे परिंदों के नाम राजा के ओहदे के लिए सरकार की तरफ भेजी गई। आनी यानी और, अशा यानी ऐसे, रीतीने यानी तरीके से, राजे पदासाठी, राजा के ओहदे के लिए, पाठवण्यात यानी भेजी गई। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसे तरीके से बहुत सारे परिंदों के नाम राजा के ओहदे के लिए सरकार की तरफ भेजे गए। पहले तो लोगों के ख्यालात मंगवाए गए, न्यूज़पेपर के ज़रिए मंगवाए गए और फिर उसमें से कुछ चुनकर सरकार की तरफ बहुत सारे परिंदों के नाम सरकार के पास भेजे गए कि भाई इन पक्षियों में से आप कोई एक परिंदा राजा बना दो। त्यात गरुड़, उसमें बाज, हंस, महासारंग आदि पक्ष्यांची नावे होती। उसमें बाज था, हंस था, हंस यानी बगला, महासारंग जिसकी बड़ी गर्दन होती है बगले की तरह, आदि वगैरह वगैरह परिंदों के नाम थे। गरुड़ यानी बाज, हंस यानी बगला, आदि, आदि के मानी होते हैं वगैरह वगैरह, ETC एक्सेट्रा पक्ष्यांची नावे होती, परिंदों के नाम थी। उसमें जो बाज था, हंस था, ऐसे बहुत सारे वगैरह वगैरह परिंदों के नाम थे जो लोगों ने सरकार की तरफ भेजे थे न्यूज़पेपर के ज़रिए। अनेक पक्ष्यांच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या। अनेक पक्ष्यांच्या नावातून बहुत सारी परिंदों के नाम में से एक नाम मुंतखब करने के लिए बहुत सारी कसोटियाँ लगाई गई। अब इतने सारे नाम है, चुनना एक है, तो बहुत सारी जांच, कसोटियाँ तय की गई कि भाई कौन से बेस पर हम उसको राजा बनाएंगे। तो अनेक यानी बहुत सारे,
निवडण्यासाठी मुंतखब करने के लिए, कसोट्या यानी जांच, लावण्यात आल्या मतलब लगाई गई। तो परिंदों के नाम में से एक नाम मुंतखब करने के लिए बहुत सारी जांच लगाई गई। त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला। उन तमाम जांचों में मोर पास हो गया। उत्तीर्ण यानी पास, और फेल को क्या बोलेंगे हम? अनुत्तीर्ण। उसका अपोजिट उत्तीर्ण, पास फेल। तो इन तमाम कसौटियों में मोर जो हो गए पास हो गया। कसौटी यानी जांच, इससे पहले भी हमने देखा है। सर्व यानी सब, उन सब कसोटियों में मोर पास हो गया आणि राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली, और फिर कौमी परिंदा बोलकर उसका इंतखाब किया गया। राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा, निवड यानी इंतखाब, और फिर कौमी परिंदा बोलकर उसका इंतखाब कर दिया गया। किसका? मोर का। या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, जब ये जांचें या कसोटियाँ लगाई जा रही थी उस वक्त ऐतिहासिक प्रणाली यानी तारीखी रस्म, काव्यांची पार्श्वभूमी, नज़मों का पसमंज़र, लोकांची आवड, लोगों की पसंद इत्यादि वगैरह वगैरह का ध्यान रखा गया। इत्यादि इससे पहले भी गुजरा है आदि, इससे पहले एक वर्ड गुजरा है आदि। आदि और इत्यादि के मानी होते हैं वगैरह वगैरह। 9th में हमने पढ़े ना इत्यादि की आत्मकहानी हिंदी में, तो इत्यादि और आदि दोनों के मानी होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, जब कसोटियाँ लगाए गए थे तो उसमें क्या ख्याल रखा गया है? तारीखी रस्म को ध्यान रखा गया है कि किसकी तारीख अच्छी है। फिर नज़मों का पस मंज़र ध्यान रखा गया है कि किन नज़मों में किन किन परिंदों का नाम आया है। फिर लोकांची आवड और लोगों की पसंद का भी ख्याल रखा गया है कि सबसे ज़्यादा लोग किस परिंदे को पसंद करते हैं। बाह्य कारणामुळे बरोबरच रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता, कंठस्वर आदी पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला। बाह्य कारणाबरोबरच बाहर की वजूहात के साथ साथ उसका रंग, उसकी शरीर, उसकी जसामत, फिर उसका कला यानी आर्ट, फ़ुनून, फिर उसका आवाज़ वगैरह वगैरह सिफतों का ख्याल किया गया। बाह्य यानी बाहर की, शरीर सौष्ठव यानी जसामत, कलात्मकता यानी फ़न आर्ट, कंठस्वर यानी आवाज़, वैशिष्ट्य, ये देखो ये जो लफ्ज़ है वैशिष्ट्य, इसके मानी होते हैं सिफत, खूबियाँ। ये आपको फाइनल पेपर में यानी बोर्ड के पेपर में कम से कम 2 बार मिलेगा। वो किसी भी सवाल में आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार आपको मिलेगा वैशिष्ट्य। ठीक है, वैशिष्ट्य के मानी होते हैं सिफत, खूबी, याद रखना। तो जब उसको इंतखाब किया गया तो ख्याल रखा गया कि भाई उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी जसामत कैसी है, उसमें कौन सा फ़न है और उसकी खुसूसियात क्या है, ये तमाम बातों का ख्याल किया गया। आणि त्यात राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हाच पक्षी योग्य आहे असे ठरवण्यात आले, और फिर कौमी परिंदा ये इज़्ज़त का खिताब देने के लिए मोर ही काबिल है ऐसा या मुनासिब है ऐसा तय किया गया। राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा, किताब यानी खिताब, योग्य यानी मुनासिब, ठरवण्यात आले मतलब तय किया गया। क्या मतलब हुआ इसका? कि फिर कौमी परिंदा बोलकर इज़्ज़त देने वाला, खिताब देने के लायक या मुनासिब परिंदा मोर ही है ऐसा तय किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो। भारत हा प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो। आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचे थोड्याफार प्रमाणात वास्तव्य आहे। ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला आहे,
परंतु 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचाच भाग समजला जात होता. तेथील चालीरीती थोड्याफार फरकाने भारताप्रमाणेच आहेत. ये मैंने आपको पढ़ के बताया. आपको कम से कम इतनी स्पीड में पढ़कर आना चाहिए. अगर आपको पढ़ते नहीं आए तो समझ लो आपको सवाल उतने लेट मिलेगा और उतना टाइम आपको लगेगा. अगर एक पैराग्राफ में 4 सवाल है तो 4 सवाल को आपको 4 बार पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है. हर सवाल के लिए एक बार एक पैराग्राफ पढ़ना है. अगर आप इतने स्लो पढ़ रहे हैं कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूँ तमाम हो रही है, तो एक सवाल के लिए उम्र तमाम हो गई, तो बताइए फिर बाकी 3 सवाल हम कैसे लिखेंगे. तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा कुंदा खोदना नहीं है. आपको क्या करना है, जब टीचर पढ़ा रहा है अब उसको फोकसली देखिए, फिर घर पर जाके उसको 1-2 मरतबा पढ़िए. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक मरतबा में उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वेल एंड गुड. अगर आपकी नहीं बढ़ रही है तो थोड़ी और आपको मेहनत करना पड़ेगा. एक से बजाय 2-3 मरतबा आप उस सबक को पढ़ लो, तो आपको जब पैराग्राफ एग्ज़ाम में आएगा उसमें से कोई पैराग्राफ, तो आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी. ठीक है. अटकते अटकते नहीं. जो मतलब ज़्यादा अटक रहा है उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो कम अटक रहा है उसको कम पढ़ना चाहिए, लेकिन रीडिंग इज़ द मस्ट, है ना. वाचाल तर वाचाल, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर, भारत में का एक हिमालय स्टेट अगर छोड़ दिए तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो. तो बाकी भारत के तमाम स्टेट्स में मोर देखने को मिलता है. सोडला तर मतलब छोड़ दिए तो, पाहायला मिळतो देखने को मिलता है, प्रदेश यानी स्टेट. तो भारत का अगर हिमालय रियासत हमने छोड़ दिए तो बाकी तमाम इलाकों में भारत के मोर हमको दिखाई देता है. भारतात हा प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो. भारत ये गर्मी का इलाका होने की वजह से मोर हर तरफ हमको देखने को मिलता है. प्रामुख्याने ने बिलखुसूस उष्ण कटिबंधाचा यानी गर्मी का इलाका, सर्वत्र यानी हर तरफ, मिलतो यानी मिलता है. तो भारत जो गर्मी का इलाका है, इसलिए भारत के हर इलाके में, सर्वत्र यानी हर इलाके में मोर हमको देखने को मिलता है. आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचे थोडाफार प्रमाणात वास्तव्य आहे. आशिया खंडाच्या, आशिया यानी एशिया, खंड यानी बर्राज़म, प्रमाणात यानी मिकदार में, वास्तव्य यानी मुकाम. तो क्या बोल रहे हैं ये, एशिया बर्राज़म एशिया के दिगर देशों में भी थोड़े फार मिकदार में हमें मुकाम उनका दिखाई देता है. यानी एशिया के जो दिगर ममालिक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है और दिगर ममालिक है, तो वहाँ पर भी मोर हमें दिखाई देता है. ऐसा उनका कहने का मतलब है. वास्तव यानी रहना, रिहाइश हमको वहाँ पर भी दिखाई देता है. मुकाम मैंने इसके मानी बोला हूँ. रिहाइश और मुकाम दोनों के मानी एक ही होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना. ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला आहे. ब्रह्मदेश यहाँ पर मुराद है बांग्लादेश से. ब्रह्मदेश में भी मोर को कौमी परिंदे की इज्जत या खिताब दिया गया है. राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा. तो ब्रह्मदेश जो है वहाँ पर भी मोर को कौमी परिंदे की इज्जत दी गई है. परंतु 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचाच भाग समजला जात होता. लेकिन 1947 साल से पहले ब्रह्मदेश ये भारत का ही हिस्सा समझा जाता था. परंतु यानी लेकिन, सालापूर्वी यानी साल से पहले, भाग यानी हिस्सा. ब्रह्मदेश जो है 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा समझा जाता था. तेथील चालीरीती थोड्याफार फरकाने भारताप्रमाणेच आहे. वहाँ के जो रिवाज है वो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ भारत की ही तरह है. चाली रीति यानी रस्म व रिवाज, फ़र्क यानी फ़र्क, परमाने यानी की तरह,
तो वहाँ पर जो रस्म रिवाज है ब्रह्म देशों में, वहाँ पर थोड़े फ़र्क के साथ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़े फ़र्क के साथ तमाम रिवाज भारत की तरह ही है। मोर हा कोंबडीचा, अब ये पैराग्राफ चल रहा है हमारा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे. या देशात जगातील पक्षी लांब असतात आणि त्यांना नखे असतात. मोर मुख्यतः लांब लांब ढांगा टाकत चालत अंतर कापतात आणि जमिनीवर अंडी घालतात. तीतर आणि बटेर त्यांच्या दूरच्या नात्यातले आहेत, तर कोंबडा त्याचा जवळचाच भाईबंद आहे. ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियातही मोर आढळतात, पण त्यांच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात आणि शेपटी थोडी खाकी रंगाची असते. यहाँ तक पढ़े हमने. अब इसके ट्रांसलेशन हम देखेंगे. मोर हा कोंबड्यांच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे. मोर जो है ये मुर्गे के जमात का एक ज़िम्नी ज़ात का परिंदा है. यानी इनका मतलब ये है कि ये मुर्गे का रिश्तेदार के करीब है, मुर्गे की तरह ही है, उनके जमात का ही है. या जगातील पक्षी लांब असतात, और इस ज़ात में के जो परिंदे हैं वो लंबे रहते हैं. जैसे मोर है वो लंबा है, तो ये जो इस जमात है कोंबड़ी का यानी मुर्गे की जो जमात है उसमें परिंदे थोड़े लंबे रहते हैं. आणि त्यांना नखे असतात और उसको नाखून होते हैं. नखे यानी नाखून, और उनको नाखून रहते हैं. मोर मुख्यतः लांब लांब ढांगा टाकत चालत अंदर कापतात. मोर बिलखुसूस मोर लंबे लंबे कदम डालते हुए अपने फासले को तय करते हैं. मुख्यतः बिलखुसूस, ढांगा यानी कदम, अंतर यानी फासला, कापतात यानी काटते हैं, तय करते हैं. तो ख़ास करके मोर लंबे लंबे कदम डालते हुए अपने फासले को तय करते हैं आणि ज़मीनीवर अंडी घालतात, और ज़मीन पर वो क्या करते हैं, अंडे डालते हैं. कौन? मोर. कहाँ देते हैं वो? ज़मीन पर ही अंडे देते हैं. तीतर आणि बटेर त्याच्या दूरच्या नात्यातले आहेत. जो तीतर और बटेर आपने देखा होगा वो उसके दूर के रिश्तेदार है. नात्यातले मतलब रिश्ते में के. त्याच्या यानी उसके. ऐसे जो छोटे छोटे लफ्ज़ है, त्याचा, तिचा, तो, मी, कोण, कधी, कशाला, कशासाठी, ऐसे छोटे छोटे जो मराठी के बार बार वर्ड्स आते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाकर हमारे ही चैनल पर डाला हूँ. आप वो देखें, उसको लिखें और याद करें. बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन आपको हर पैराग्राफ में उनमें से कुछ वर्ड्स मिल ही जाते हैं. इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिए. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह डाल दूँगा. आप वो लिख लेना, याद कर लेना. ठीक है. त्याचा मतलब उसके. तो तीतर और बटेर उसके दूर के रिश्तेदार हैं, तर कोंबडा त्याचा जवळचाच भाईबंद आहे. तो मुर्गा उसके करीब का रिश्तेदार है. तर यानी तो, कोंबड़ा यानी मुर्गा, भाईबंद यानी रिश्तेदार. तीतर और बटेर तो दूर के रिश्तेदार है उसके, लेकिन मुर्गा उसके करीब का रिश्तेदार है. जवळचाच मतलब करीब का. ब्रह्मदेश आणि आग्नेय आशियातही मोर आढळतात. ब्रह्मदेश और एशिया, बर्राज़म एशिया के किसी भी इलाके में ये मोर पाए जाते हैं. आढळतात यानी पाए जाते हैं. ब्रह्मदेश हो गए या फिर आग्नेय एशिया हो गया, तो उन इलाकों में ये मोर हमें मिलते हैं या पाए जाते हैं. पण त्याच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात. लेकिन उनके रंगों में नीले की बजाय हरे रंग के झलक हमें ज़्यादा दिखाई देती है. रंग यानी रंग, नीला मतलब नीला, एवजी मतलब के अलावा, छटा यानी झलक, जास्त यानी ज़्यादा. क्या बोल रही है? लेकिन वहाँ के जो मोर होते हैं, आग्नेय और ब्रह्मदेश के मोर जो होते हैं, उनके रंगों में नीले की बजाय हरे रंग की जो झलक है वो ज़्यादा दिखाई देती है. हमारे तरफ जो अक्सर मोर दिखाई देते हैं वो नीले कलर के होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है तो उनके अंदर यहाँ से ज़्यादा हरे रंग ज़्यादा दिखाई देता है. यहाँ पर भी हरे होते हैं, लेकिन
बनिस्बत यहाँ के उधर ज़्यादा गहरे रंग, ज़्यादा उनमें हरा रंग दिखाई देता है, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. असतात आणि शेपटी थोडी खाकी रंगाची असते और उनकी जो दुम है वो खाकी रंग की होती है. शेपटी यानी दुम. तो वहाँ के आनी यानी और वहाँ के जो मोर है उनकी जो दुम है वो खाकी रंग की होती है. कांगो आणि आफ्रिकामध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते. कांगो आणि अफ्रीकामध्ये, कांगो बोल दो या फिर अफ्रीका बोलो, वहाँ पर जो मिलने वाली है, मैं पढ़ के बताऊँ पहले आपको. ओके. कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते. हिमालयाच्या पूर्व भागात, आगे बढ़ेंगे, राखाडी रंगाचे मोर आढळतात. त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात. काही प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात. पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जापानी शास्त्रज्ञांनी तयार केलेली ही संकरित जात आहे. अलीकडे तर अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तयार केल्या आहेत. अब इसका मतलब हम समझेंगे. ऊपर की एक लाइन बची थी ये वाली. कांगो आणि अफ्रीकेमध्ये, कांगो ले लो या फिर अफ्रीका ले लो, मुल्क है ये, वहाँ पर जो पाए जाने वाले मोर है उनकी जो गर्दन है वो नीले और जामनी रंग की होती है. मान यानी गर्दन. देखो इससे पहले जो मान लफ्ज़ गुजरा था उसके मानी होते हैं इज्जत. आपको एक सवाल 10वीं में आता है, अनेकार्थी शब्द लिया, यानी एक लफ्ज़ के दो लफ्ज़ लिखो, एक लफ्ज़ के दो मानी लिखो. अगर वहाँ पर मान आया तो हम क्या लिखेंगे? मान. उसका मतलब होता है इज्जत. दूसरा उसका मतलब होता है गर्दन. ठीक है. तो उसकी गर्दन नीले और जामनी रंग की होती है. हिमालयाच्या पूर्व भाग राखाडी रंगाचे मोर आढळतात. हिमालय के मशरकी हिस्से में राखाड़ी रंग के मोर दिखाई देते हैं, यानी सुरमई कलर के, राखाड़ी मतलब सुरमई, ग्रे कलर, सुरमई कलर के मोर दिखाई देते हैं हिमालय के मशरकी सिमत में. आढळतात मतलब पाए जाते हैं. त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात. उनके जो पंख है उन पर हरे रंग के आँखें दिखाई देती है. मोर के पंख आपने देखे होंगे, उस पर आँखें होती है, आँखें जैसी तस्वीर होती है. तो वो वहाँ पर हरे रंग के डोळे, आँखें उन पर दिखाई देते हैं वहाँ के इलाकों में जो मोर होते हैं. काही प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात और कुछ चिड़ियाघरों में तो सफ़ेद रंग के मोर भी देखने को मिलते हैं. प्राणी संग्रहालय मतलब चिड़ियाघर, पांढरा मतलब सफ़ेद, पाहायला मतलब देखने को. तो क्या बोल रहे हो? कुछ चिड़ियाघरों में तो सफ़ेद रंग के मोर भी देखने को मिलते हैं. पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जापानी शास्त्रज्ञांनी तैयार केलेली संकरित जात आहे. क्या बोल रहे हो? लेकिन ये मोर खुसूसन कुदरती न होकर जापानी साइंसदानों ने तैयार की हुई मसनवी जात है. जो मोर आपको दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग, ये कुदरती नहीं है. इनको तो साइंसदानों ने दो जातों से तैयार किए हुए हैं. उसे बोला जाता है मसनवी, संकरित जात. कुदरती तौर पर नहीं होते हैं. ये आपने साइंस में पढ़ा होगा. अलग अलग फल को दो फलों की कलम से मिलाकर तीसरा फल हम वजूद में लाते हैं. उसी तरह से साइंसदान दो जातों का इस्तेमाल करके तीसरी जात का वजूद में लाते हैं. जैसे यहाँ पर सफ़ेद रंग के जो मोर है वो कुदरती नहीं होते, इनको साइंसदान पैदा करते हैं, मसनवी तौर पर बनाते हैं. अलीकडे तर अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तैयार केल्या आहेत. और अब तो इसके मैंने मान ही नहीं बताया. निसर्गदत्त मतलब कुदरती, शास्त्रज्ञ मतलब साइंसदान और संकरित मतलब मसनवी. अलीकडे तर अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तैयार केल्या आहेत. अब तो आधे रंग नीला और आधा सफ़ेद ऐसे रंग के मोर की ज़ात भी तैयार की गई है. अब क्या हो रहा है?
आधा रंग कौन सा? नीला, और आधा रंग सफ़ेद। ऐसे रंग के भी मोर तैयार किए गए हैं। अलीकडे यानी अब, अर्धा यानी आधा, नीला मतलब नीला, कीवा यानी या। कीवा के मानी या होते हैं। अगर आपको पेपर में बीच में लिखा हुआ है कीवा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों में से एक, ये या तो ये। कीवा के मानी होते हैं या, दोनों में से एक लिखना रहेगा। और अगर दोनों के दरमियान में लिखा हुआ है आनी, आनी के मानी होते हैं और, तो आपको दोनों सवाल कंपलसरी हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखो कीवा के मानी या, ऑप्शनल। तो अब सफ़ेद और नीले रंग के भी मोर दिखाई देते हैं आधे आधे। अब यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। ज्या ठिकाणी माणसांची वहिवाट नसेल अशा अडगडीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खणून लांडोर त्यात अंडी घालते। मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात। ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात। साधारणपणे 1 महीन्यात लांडोर अपनी अंडी उबवते। अब इसका मतलब समझेंगे हम यहाँ से। ज्या ठिकाणी माणसांची वहिवाट नसेल अशा अडगडीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खनून लांडोर त्यात अंडी घालते। जिस जगह पर इंसान का आना जाना न हो, ऐसे सुनसान और हिफाजत वाली जगह पर लांडोर उसका अंडा डालती है। देखो यहाँ तक अभी हम मोर का जिक्र सुन रहे थे, अब यहाँ पर अचानक लांडोर आ गई। तो ये बात समझ लो आप कि मोर जो है वो जेंट्स है और जो लांडोर है वो फीमेल है। मोर अंडे नहीं देता है, उसकी बीवी लांडोर है। तो लांडोर जो है वो अंडे देती है, उससे मोर या लांडोर दोनों में से एक पैदा होते हैं। तो अभी मोर का जिक्र चल रहा था ना, तो मोर के बाद फ़ौरन लांडोर का जिक्र आ गया। तो लांडो इसलिए जिक्र आया है कि मोर अंडे नहीं देता है, उसकी बीवी जो है लांडोर वो अंडे देती है। तो लांडोर से, उसके अंडे से मोर या लांडोर पैदा होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ज्या ठिकाणी माणसाची वहिवाट नसेल, जहाँ पर आदमियों का आना जाना न होगा, राहदारी नहीं होगी, ऐसे सुनसान और हिफाजत वाली जगह को पर एक खड्डा खोद कर लांडोर उसमें अंडे देती है। लांडोर क्या करती है? वहाँ पर अंडे देती है जहाँ पर किसी का आना जाना न हो। मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात। मोर का जो घर है, अब जहाँ पर लांडोर रहेगी वहाँ पर मोर भी रहेगा। वहाँ पर घरटे में साधारणपणे उमूमन 4 से 10 अंडे मिलते हैं। साधारणपणे यानी उमूमन, अंडी यानी अंडे, सापडतात यानी पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो मोर के घर में उमूमन 4 से 10 अंडे हमें मिलते हैं। ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात। और ये जो अंडे हैं वो कोंबड़ी के यानी मुर्गी के अंडे से दुप्पट यानी दोहरी बड़ी होती है। आकाराने यानी जिसामत के एतबार से, दुप्पट यानी दोहरी डबल, मोटी यानी बड़ी। तो जो मोर के अंडे होते हैं, लांडोर के अंडे जो होते हैं, वो जिसामत के एतबार से हमारी मुर्गी के अंडे के डबल की जिसामत में होते हैं, बड़े होते हैं। साधारणपणे 1 महिन्यात लांडोर आपली अंडी उबवते और उमूमन हर महीने 1 महीने में एक बार लांडोर अंडे देती है। साधारणपणे यानी उमूमन, उबवने यानी पैदा करती है, देती है। तो जो लांडोर है वो महीने में एक बार अंडे देती है उमूमन। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले, अब यहाँ से मैं पढ़ के बता रहा आपको। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। 5-6 पिले निघाली की बाकीची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिलांना घेऊन गवताळ अथवा झुडपाच्या जागी लपून बसते। तिथे जवळजवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उडता येईपर्यंत राहते। शत्रूपासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते। तरी शत्रू लांडोरीला फसवून त्यातली 3-4 पिले तरी खातोच। मोर यावेळी लांडोरीजवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते। अब इसका मतलब, अंड्यातून पिलू बाहेर आले की,
अंडे में से बच्चे बाहर आ गए कि, बाहर मतलब बाहर, पिल्लू यानी बच्चे, तो अंडे में से बच्चे बाहर आ गए की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते. तो लांडोर उसको 2 दिन अपने जिस्म के नीचे यानी पर के नीचे रखती है. अंगाखाली यानी जिस्म के नीचे. कितने दिन तक रखती है? 2 दिन तक, जब अंडे में से बाहर आने के बाद. 5-6 पिले निघाली की बाकीची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिलांना घेऊन गवताळ अथवा झुडपाच्या जागी लपून बसते. उन अंडों में से देती कितने अंडे हैं? वो 4 से 10 तक. लेकिन 4 से 10 के अंडे में से सिर्फ 5-6 बच्चे निकल गए, तो बाकी के अंडे वैसे ही छोड़कर लांडोर उन बच्चों को लेकर घास फूस और झाड़ियों के इलाकों में छुपकर बैठ जाती है. अब बच्चे रहते छोटे छोटे, उनकी हिफाजत करने के लिए क्या करती है? 4-10 अंडे में से 5-6 बच्चे भी निकल गए, उनको लेकर वो एक घास फूस के इलाके में और दरख्तों वाले इलाकों में, झाड़ियों वाले इलाकों में छुपकर बैठती है. लपून यानी छुपकर, झाड़ झुड़पात मतलब झाड़ियों में, गौताड़ यानी घास फूस, टाकून यानी डालकर. बाकी बच्चों को, अंडों को वैसे ही छोड़कर वो घास फूस के इलाकों में जाकर छुप जाती है. तिथे जवळजवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उड़ता येईपर्यंत राहते. वहाँ पर वो करीब करीब 15 दिन तक या उस बच्चों को उड़ते आने तक वो वहीं पर रहती है. जवळ यानी करीब करीब, 15 दिवस यानी 15 दिन, उड़ता येईपर्यंत यानी उड़ते आते वक्त तक. 15 दिन या जब तक बच्चे उड़ते नहीं हैं तब तक वो बच्चों के साथ रहती है. शत्रूपासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते और दुश्मन से उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे इसलिए वो हमेशा होशियार रहती है. शत्रुपासून, शत्रु यानी दुश्मन, पासून यानी से, दुश्मन से बच्चों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, त्रास यानी तकलीफ़ न पहुँचे, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहती है, सावध रहती है, यानी अलर्ट रहती है, होशियार रहती है. तरी शत्रु लांडोरीला फसवून त्यातली 3-4 पिले तरी खातोच. फिर भी दुश्मन लांडूर को फंसाकर उसमें से 3-4 बच्चे खा ही लेता है. शत्रु यानी दुश्मन, फसवून यानी फंसाकर, पिले यानी बच्चे. फिर भी दुश्मन क्या करता है? उन लांडोर को फंसाकर उसमें से 3-4 बच्चे खा ही लेता है. मोर यावेळी लांडोरीजवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते. मोर इस वक्त लांडोर के पास न रहने की वजह से लांडोर को ही बच्चों की हिफाजत करना पड़ती है. अब ऐसे वक्त में जब बच्चों को पाल रही होती है, मोर उसके पास नहीं रहता है, तो अब सब ध्यान माँ को रखना पड़ेगा. पूरा ध्यान लांडोर ही अपने बच्चों का रखती है. संरक्षण यानी हिफाजत. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, आखिरी 2 पैराग्राफ हमारे बचे हैं. मोराचा केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे. ग्रीष्म ऋतू संपता संपता उष्णता असह्य होते, त्यावेळी येणारा वर्षासूचक केकार व शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशेचा संचार करतो. ती लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्वसूचना असते. वर्षा ऋतू हा आनंदाचा काल आहे. तळ्याची पाड, हिरवीगार कुरणे, देवळाची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहळाचे काठ ही या वेळी मोराच्या स्वर विहाराची स्थाने असतात. मोर नेहमी आपल्या निवासस्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो. चारा सापडेल त्याप्रमाणे तो फिरतो. तो आपला चारा दिवसाच शोधतो. काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो. यहाँ तक मैंने आपको पढ़कर बताया. अब इसको हम समझेंगे. मोराचा केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे. मोर का आवाज़ मौसम बारिश की आने का इशारा होता है. केकारो यानी आवाज़, वर्षा यानी बारिश, ऋतु यानी मौसम, आगमन यानी आना, सूचनारा यानी इशारा देने वाला. जब मोर आवाज़ निकालता है तो वो इशारा होता है कि बारिश आने वाली है. हे ग्रीष्म ऋतू संपता संपता उष्णता असह्य होते. ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम. देखो, ऋतु यानी मौसम और ग्रीष्म यानी गर्मी. यहाँ पर वर्षा आया था, यहाँ पर ग्रीष्म आया. वर्षा यानी बारिश, ग्रीष्म यानी
गर्मी, तो गर्मी का मौसम ख़त्म होते होते गर्मी का नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। असह्य मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। संपता यानी ख़त्म होते हुए, उष्णता यानी गर्मी। तो गर्मी का मौसम ख़त्म होते होते गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती थी, त्यावेळी येणारा वर्षासूचक केकार व शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। उस वक्त मौसम बारिश के आने का इशारा, मोर की आवाज़ किसानों में नई उम्मीद भर देता है। अब जब नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होती है और मोर आवाज़ लगाता है, त्यावेळी यानी उस वक्त येणारा वर्षासूचक मौसम बारिश की का इशारा किसानों में, शेतकऱ्यांमध्ये किसानों में आशेचा यानी उम्मीद का, संचार यानी जमा कर देना होता है। जब मौसम गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर मोर आवाज़ लगाता है, ऐसे वक्त में किसानों में नई उम्मीद पैदा हो जाती है। ती लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्वसूचना असते। ये बहुत जल्द आने वाली बारिश की हिदायत होती है, इशारा होता है। पूर्व सूचना यानी प्री इंस्ट्रक्शन, हिदायत जिसे हम बोलते हैं, इशारा होता है कि अभी बारिश आने वाली है। लवकरच यानी जल्दी ही। पाउस यानी बारिश। पाउस के लिए और कौन सा लफ्ज़ गुजरा है? ये वाला, वर्षा वाला। वर्षा और पाउस दोनों समानार्थी शब्द है जिसके माने होते हैं बारिश। तो ये जो उसका आवाज़ होता है, बिल्कुल जल्द आने वाली बारिश का इशारा होता है। वर्षा ऋतू हा आनंदाचा काल आहे। मौसम बारिश ये खुशी का ज़माना है। बारिश जब आती है किसानों में खुशी टहल जाती है। तळ्याची पाड, हिरवेगार कुरणे, देवल्याची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहळाचे काठ ही या वेळी मोराच्या स्वर विहाराची स्थाने असतात। क्या बोल रहे हैं वो? तालाब के किनारे, हरे भरे इलाके, मंदिरों की ऊंची मीनारे, नदी नाले, नदियों के किनारे इस वक्त मोर के टहलने की जगह होती है। तळ्याची पाड़ यानी तालाब के किनारे, हिरवीगार कुरने यानी हरे भरे इलाके, देवलाची उंच शिखरे यानी नदियों, मंदिरों की ऊंची ऊंची मीनारे, नदी नाले, ओहड़ाचे काट यानी नदियों के किनारे, स्वैर यानी घूमने फिरने की जगह, स्थाने यानी जगह, घूमने फिरने और खाने की जगह होती है। क्या बोलने का मतलब है? जब बारिश शुरू होती है तो फिर तालाब के किनारे हो गए, हरे भरे इलाके हो गए, मंदिरों की ऊंची दीवारें हो गई, नदी नाले हो गए और नदी के किनारे हो गए, ये सब उसके टहलने और खाने पीने की जगह होती है बारिश की शुरुआत में। किसकी? मोर की। मोर नेहमी आपल्या स्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। मोर हमेशा अपने रहने की जगह से आधे से 2 किलोमीटर के इलाके में घूमता फिरता रहता है। नेहमी यानी हमेशा, निवास स्थान मतलब रहने की जगह, पासून यानी से, निवास स्थान यानी रहने की जगह, अर्धा ते 2 यानी आधा से 2, परिसरात यानी इलाके में, वावरतो यानी रहता है, घूमता फिरता रहता है। वावरतो मतलब घूमना फिरना। तो मोर हमेशा अपने रहने की जगह से आधे से 2 किलोमीटर के दरमियान के इलाके में घूमता फिरता रहता है। आगे, चारा सापडेल त्याप्रमाणे तो फिरतो। अपना चारा मिलेगा उस तरीके से वो फिरते रहता है। तो आपला चारा दिवसात शोधतो। वो अपना खाना दिन में ही तलाश करता है। शोधतो मतलब तलाश करना। वो अपना खाना दिन में ही तलाश करता है। काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो और अंधेरा होने से पहले पहले वो अपने जगह पर आकर पहुंच जाता है। काळोख यानी अंधेरा, पडण्यापूर्वी यानी पड़ने से पहले, जागेवर यानी जगह पर, पहुंचतो यानी पहुंच जाता है। जब अंधेरा हो जाता है, होने से पहले पहले ही वो अपनी जगह पर आकर पहुंच जाता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आखिरी हमारा पैराग्राफ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहाट होताच मोर जागा होतो, त्या झाडावर त्याची झोप
घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो. थोडा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टहळणी करतो. सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास तो झाडाखाली उतरतो. पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो. इतर अनेक पक्ष्यांपेक्षा मोर मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो. सकाळी किंवा संध्याकाळी अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर लहान मुलाच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानीसुद्धा येत नाही. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते. डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी जिला मिलती है. मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपके सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं. उसकी वजह से मुझे और करने की थोड़ी हिम्मत होती है और कुछ मैं अब कर सकता हूँ. अभी हमारे ग्रुप में तकरीबन 600 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब्सक्राइबर ओनली 20% है. तो आप जब भी हमारा वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और करने की हिम्मत मिले, पता चले कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं. तो मराठी हिंदी के ताल्लुक़ से हम आगे कोर्सेज़ भी शुरू करने वाले हैं मराठी सीखने के लिए. लिहाजा आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमको वो काम करने के लिए हिम्मत मिलेगी, जिला मिलेगी, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा. ठीक है, आखिरी स्थान कंप्लीट करते हैं. पहाट होताच मोर जागा होतो. शुरुआत होते ही मोर, सुबह होते ही, पहाट यानी सुबह होते ही मोर जाग जाता था. होता है, था नहीं, होता है. ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो. जिस दरख्त पर उसने नींद ली है उसी दरख्त पर बैठे बैठे वो बांग लगाता है. झाडावर यानी दरख्त पर, झोप यानी नींद, तिथूनच यानी वहीं पर से. तो जिस दरख्त पर उसने नींद लिया हो वहीं पर बैठे बैठे वो बांग देता है. थोडा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टहळणी करतो. फिर थोड़ी देर वो अपने पंख को सावर कर ऊपर से नीचे देखता है, जायज़ा लेता है. बांग देता है, उसके बाद अपने पंखों को संवारता है और फिर नीचे वो जायज़ा लेता है कि नीचे कोई है क्या. टहलनी करना यानी जायज़ा लेना, जांच करना, देखना. सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास तो झाडाखाली उतरतो और फिर तुलू आफताब से आधा घंटा पहले वो दरख्त से नीचे उतरता है. अर्धा यानी आधा, तास यानी घंटा. जब तुलू आफताब होता है यानी सूरज जब निकलता है उससे आधा घंटा पहले वो दरख्त से नीचे उतरता है. पाळीव मोर असेल और अगर वो पालतू मोर रहा तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात. अगर वो पालतू मोर है, जिस इलाके में जगह पर लोग उसको दाने डालते हैं त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो. फिर उसके बाद वो वक्त के पाबंदी के साथ वहाँ पर उसी वक्त पर पहुँच जाता है. पाळीव यानी पालतू, ठिकानी यानी जगह, न चुकता यानी न चुकते हुए, नेमक्या वेळी यानी करेक्ट टाइम पर, नेमक्या वेळी यानी करेक्ट टाइम पर. अगर वो पालतू जानवर है, पालतू मोर है, तो वो उस जगह पर फ़ौरन वक्त पर आ जाता है जहाँ पर लोग उसे दाने डालते हैं. इतर अनेक पक्ष्यांपेक्षा मोर मनुष्याचा अगदी जवळ येऊ शकतो. अनेक पक्ष्यांपेक्षा, दूसरे परिंदों के अलावा मोर इंसानों के बिल्कुल करीब आ सकता है. दूसरे परिंदे आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी मोर इंसान के करीब आ जाता है. सकाळी किंवा संध्याकाळी, सुबह या शाम, किंवा यानी या, सुबह या शाम अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर लहान मुलाच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानीसुद्धा येत नाही. सुबह या शाम में आंगन में दाने खाने के लिए आने वाला मोर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में से कब दाने खा जाता है वो हमारे ध्यान में भी नहीं आता है. यानी बच्चों को एहसास भी नहीं होता है, उनके हाथों में से दाने खा लेता है.
मोराच्या राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने मोर को कौमी परिंदे की जगह देने की वजह से त्याची जोपासना हुआवी उसकी हिफाजत होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अगर हमने मोर को कौमी परिंदे के तौर पर जगह दी है तो उसकी हिफाजत होना चाहिए। जोपासना यानी हिफाजत, राष्ट्रीय पक्षी यानी कौमी परिंदा। मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते। मोर को कौमी परिंदे की जगह हासिल होने की वजह से भारत में लोगों को परिंदों के बारे में प्यार बढ़ेगा, ऐसा हमें उम्मीद लगती है। क्या बोल रहे हैं? प्राप्त यानी हासिल होना, आशा यानी उम्मीद, वाडिस यानी बढ़ना, प्रेम यानी प्यार, भारतवर्षात यानी भारतीय ज़माने में। ये बोल रहे वो कि मोर को कौमी परिंदे की हैसियत हमने दिया है, इसलिए भारत में परिंदों के हिसाब के लिए लोगों के अंदर प्यार बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निवड़क किशोर ललित सृष्टि खंड, यहाँ से ये इंतखाब हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, बोरियत महसूस होती है, तो थोड़ा पॉज करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं। लेकिन कोई इलाज नहीं है कि हम उसको बार बार नहीं देखें, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं कि राजा रानी की कहानी आपको आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अब ऐसे सबक आएंगे जिसमें बोरियत थोड़ी महसूस होती है, फिर भी हमको दिल को बहलाकर इस सबक को अच्छी तरह से समझ लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके जितने सारे क्वेश्चंस आंसर है वो सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वहाँ से आप वीडियो देखकर तमाम सवालात के जवाबात सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.